टॉपिक चल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारी बातें एट ए टाइम ध्यान रखनी है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि आप इस टॉपिक को बाद में देख लेंगे या इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ ले। ये जब भी आपको पढ़ना है, अभी जो आने वाले 1.25 घंटे 1.5 घंटे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। मतलब एट ए स्ट्रेट सुपर फास्ट स्पीड में आप पूरा लॉ बोल पाओ, इसका मतलब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। और यदि आपको ए करके सोचना पड़ता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आपसे हैंडल नहीं होगा इन द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत हाँ याद आया करते कर लेंगे, एग्जाम में हैंडल नहीं होगा। क्योंकि इस टॉपिक में करीबन ये टाइम ऑफ सप्लाई जैसा इजी टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में ऐसा नहीं है कि गुड्स के लिए 5 बातें और सर्विस के लिए 5 बातें, सब मिला के 12-13 बातें हैं। नहीं, इसमें टोटल सेक्शन है। गुड्स के लिए करीबन 7 बातें 8 बातें और सर्विस के लिए करीबन 12 24 बातें। तो 24 8 32 32 बातें तो आपको एट ए स्ट्रेच सब की सब याद रहनी चाहिए। और हो सकता है 32 बातों में भी भीतर जा जाते 50 एक बातें हो जाएगी। तो भैया टाइम ऑफ सप्लाई को प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक को टाइम ऑफ सप्लाई जैसा टॉपिक मत ले लेना, हल्का नहीं है ये, ठीक है, शानदार टॉपिक है। तुम ऐसे समझ लो ना कि सीए इंटर में प्लेस ऑफ सप्लाई आधा डाला, फिर बोलता बात सीए फाइनल में करना। ऐसे पढ़ाया है कि इसके 4 सेक्शन है, उसमें से 3 सेक्शन सीए इंटर में पढ़ाया है और एक सेक्शन जो बड़ा सेक्शन है, जो सबसे टफ सेक्शन है, वो सीए इंटर में पढ़ाया नहीं, बोला फाइनल में पढ़ना। ऑब्वियसली वो डे टू डे लाइफ में काम भी नहीं आता, डोमेस्टिक कंपनीज में काम भी नहीं आता, वो जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तब काम आता है। तो बोला ये तुम बाद में कर लेना फाइनल में जाके। तो वो टॉपिक तो अपने भी धीरे धीरे करेंगे। अभी ये जो इंटर वाले सारे टॉपिक्स हैं वो अपने दौड़ाते करेंगे, ठीक है नसीर? ओके। ठीक स्टार्ट करते हैं। सब रेडी? The topic place of supply is governed by section 10, 11, 12, 13 of IGST Act. To be noted, it is not governed by CGST Act. It is governed by IGST Act. If you remember section 10, तो सेक्शन 10 से तो कंपोजिट स्कीम याद आता है, सेक्शन 11 से तो एग्जम्पशन याद आता है, सेक्शन 12, 13, 14 में तो टाइम ऑफ सप्लाई याद आती है। तो जब मैं बोलता हूँ ये सेक्शन 10, 11, 12, 13 से गवर्नड है तो दिमाग में कंफ्यूजन होता है, 10, 11, 12, 13 में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से आ गया? ये तो कुछ अलग ही बातें थी। तो भैया वो 10, 11, 12, 13 जो आपको याद आ रहा है वो सब CGST एक्ट था, और जो हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ IGST एक्ट से गवर्नड है। पहले बात करते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना तो पता ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ाई है, यदि कोई भी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST लगेगा, और कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है तो IG लगेगा। लेकिन बताओ ये मालूम कैसे पड़ता है ये सप्लाई इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? उसके लिए सेक्शन 7 and 8 ऑफ IGST एक्ट, आई रिपीट, सेक्शन 7 and 8 ऑफ IGST एक्ट पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 7 में दिया हुआ है इंटर स्टेट सप्लाई और सेक्शन 8 में दिया हुआ है इंट्रा स्टेट सप्लाई। यदि आप उन सेक्शंस को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इंट्रा और इंटर होता क्या है। हमने तो कॉमन सेंस में पढ़ लिया कि जब एक स्टेट से एक स्टेट में माल जा रहा हो तो इंट्रा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा हो तो इंटर। लेकिन वो तो एक कैजुअल टॉक है भाई साहब। टेक्निकली क्या है? टेक्निकली सेक्शन 7 कहता है कि एक सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई तभी कहेंगे जब सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट शुरू, उसमें 5 क्लॉजेज है, ABCDE, हाँ, या 5 सब सेक्शन है, 1 2 3 4 5। तो 7(1) क्या कहता है? 7(1) कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अ सप्लाई इज सेड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई इफ
the location of supplier and place of supply are in the same state, same union territory, तो वो हो जाएगा इंट्रा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, when the location of supplier and place of supply are in different state or different union territory or one state and one union territory। सेक्शन 7 का 1 ओवर। 7 का 2 कहता है in respect of goods a supply is said to be interstate supply if it is in respect of import of goods, यानी जितने भी import of goods हो रहे हैं सब के सब interstate supply है। 7.3 यही ये सर्विस से रिलेटेड है। 7.1 में क्या था, गुड्स। 7.2 में क्या था, गुड्स। 7.3 किससे डील करेगा, सर्विस से। और ये क्या कहता है, इट्स सप्लाई ऑफ सर्विस इज सेड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी। यानी 7.1 और 7.3 रिपीटेड है। 7.4 क्या कहता है, 7.4 कहता है एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई चाहिए। यानी 7.2 और 7.4 सेम है। वापस से 7.1 गुड्स, 7.2 गुड्स, 7.3 सर्विस, 7.4 सर्विस। 7.1 क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स इज सेड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम, आर इन डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी। 7.2 क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई। 7.3 क्या कहता है, इट्स सप्लाई ऑफ सर्विस इज सेड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी। 7.4 क्या कहता है, ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। अब आते अपने 7.5 में। 7.5 में 3 बातें हैं। पहली दूसरी बातें आपको सुनकर लगेगा अच्छा बोल रहा है भाई, अच्छी बात है। तीसरी बात सुनकर तुम्हें लगेगा कि साले जब यही बोलना था तो इतनी देर से क्यों परेशान कर रहा था। हाँ, तुम ध्यान से सुनो क्या बोला हुआ है। 7.5 में 3 क्लॉजेज है, ए बी सी। ए में क्या बोला हुआ है, ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, यानी एक्सपोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, 7.5 में क्या बोला हुआ है कि जितनी भी सप्लाई आप सेज यूनिट को या सेज डेवलपर को करते हो, जिसको सेज यूनिट या सेज डेवलपर को करते हो, तो भले वो एक ही स्टेट में क्यों ना हो रहा हो, हम उसे हमेशा कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। तो भैया कैलकाटा से यदि आप इंडिया, वेस्ट बंगाल का एक सेज का नाम बताना, फाल्ता, तो वेस्ट बंगाल का एक सेज है फाल्ता, तो कैलकाटा से फाल्ता में यदि आपका गुड्स मूव कर रहा है तो भैया जी वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में ही मूव कर रहा है, फिर भी ये माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई किसको हो रही है, सेज को हो रही है। अब वो खतरनाक वाला पॉइंट बोल रहा हूँ जो सुन के तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। 7.5C में क्या बोलता है कि जो सप्लाई इंट्रा स्टेट नहीं है वो सब इंटर स्टेट है, जो सप्लाई इंट्रा स्टेट नहीं है वो सब इंटर स्टेट है। तो भैया जी देख लो, जब यही बोलना था तो इतनी देर से क्यों माते हार रहे थे। तो भैया यही है। अच्छा, इन सारे पॉइंट में आपको समझ में आया कि भैया कोई सप्लाई इंट्रा है कि इंटर है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। इसीलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बार इंट्रा स्टेट सप्लाई की भी डेफिनेशन लगे याद करते चलो। इंट्रा स्टेट सप्लाई इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट, और उसमें 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, हाँ ध्यान रखना, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स था, लेकिन इससे 3 एक्सेप्शन बताए। पहला पॉइंट बोला उन्होंने सेज वाला, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला, और तीसरा पॉइंट उन्होंने जो बोला वो एकदम नया है। वो उन्होंने कहा कि यदि आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को माल देते हो, यदि आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को माल देते हो तो वो कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट को जब आप माल देते हो तो वो कभी भी इंट्रा नहीं माना जाएगा। यदि वो इंट्रा नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा, अरे वो इंटर माना जाएगा। क्योंकि 7.5C में क्या बोला हुआ है, जो इंट्रा नहीं है वो इंटर है। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट को यदि आपने कोई गुड्स दिया है तो भले वो आपने सेम स्टेट में आके लिया हो, लेकिन वो इंट्रा नहीं माना जाएगा। मतलब ऑल सप्लाई टू इंटरनेशनल टूरिस्ट आर इंटर स्टेट सप्लाई।
हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, हमने पढ़ा सबसे पहले सेक्शन 8। अब हम लोग 8 के सबसेक्शन 2 में जा रहे हैं। 8 के सबसेक्शन 2 में वही बात दी हुई है जो 8.1 में थी, बस वो गुड्स के रिस्पेक्ट में थी, अभी सर्विस के रिस्पेक्ट में। ये क्या कह रहा है, इट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज, वन सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई if the location of supplier and the place of supply is in the same state or in the same union territory। तो आप बोलेंगे सर अभी तो ये बोले थे, तो भैया वो गुड्स के रिस्पेक्ट में बोला था, यही चीज मुझे सर्विस के रिस्पेक्ट में बोलना है। और यहाँ पे एक्सेप्शन बोलने पे सेज वाला एक्सेप्शन तो है ही, हाँ, और यहाँ पे भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला एक्सेप्शन तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट को सर्विस देने से वो कभी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होता, वो इंट्रा ही होता है। क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट वाला एक्सेप्शन ऊपर तो है, कहाँ, गुड्स के रिस्पेक्ट में तो है, लेकिन सर्विस के रिस्पेक्ट में नहीं है। खैर, ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का जब आपने डिवीजन पढ़ा, जब आपने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि भैया जी प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही वाइटल टॉपिक है, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा है, आईजी लगाना है कि सीजीएसजी लगाना है। यानी वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए। फिर यदि आपने इनवॉइस चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि इनवॉइस में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको इनवॉइस में कोड करना पड़ेगा व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई तो आना ही चाहिए हर अकाउंटेंट को, हर बिल मेकर को, कि भैया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्न बाय सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ IGST एक्ट। अब ये जो सेक्शन 10, 11, 12, 13 है, इसको भी आप ब्रेक करो। सेक्शन 10, 11 डील्स विथ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 12 and 13 deals with place of supply of service। 10, 11 deals with place of supply of goods, 12, 13 deals with place of supply of service। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 10, 11 यानी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, इसमें 10 और 11 दो सेक्शन क्यों है, क्योंकि जब डोमेस्टिक सप्लाई होती है तो वो सेक्शन 10 से गवर्न होगी, और जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वो सेक्शन 11 से गवर्न होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, डोमेस्टिक सप्लाई हो रही है तो 10, 11, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो सेक्शन 11। ठीक है, अब हम लोग आ गए किसमें, सेक्शन 10। यहां से थोड़ी सी स्पीड धीरे करके बताने का है। सेक्शन 10 में 5 सब क्लॉजेज है, ABCDE। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10 सबसेक्शन 1, और इससे 5 क्लॉजेज है ABCDE। अच्छा, इसमें बीच में एक और आ गया CA ऐड हो गया, तो अब क्या क्या हो गया, 10(1)A, 10(1)B, 10(1)CA, 10(1)C, 10(1)D, 10(1)E। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10(1)A। क्या बोला हुआ है, इसमें कहता है कि यदि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है और उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है और मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स। In case of supply of goods in which movement of goods is involved, then the place of supply shall be the place where the movement terminates, यानी जहाँ पे movement end होता है। तो यदि आपका माल एक सप्लाई के तहत कैलकाटा से दिल्ली जा रहा है, तो भैया मूवमेंट कहाँ पे खत्म होगा, दिल्ली में जाके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट टॉपिक 10(1)D। यदि कोई सप्लाई बिल्ड टू शिप टू मॉडल में है, बिल्ड टू शिप टू मॉडल मतलब कि खरीद कोई और रहा है, डिलीवरी कहीं और करनी है, बायर कहीं और है, और माल की डिलीवरी कहीं और होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। तो इसमें लॉ ने बोला द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ बायर। लोकेशन ऑफ बायर, दो लोकेशन मिल रहे हैं आपको, एक लोकेशन ऑफ बायर और एक लोकेशन ऑफ कंसाइनी, जहाँ पे माल की डिलीवरी होनी है। तो जहां माल की डिलीवरी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, लोकेशन ऑफ बायर शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान से, बड़ी सावधानी पूर्वक फिर से देख लीजिए। इन केस ऑफ बिल्ड टू शिप टू मॉडल द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ बायर। इस टॉपिक में मैं वापस आऊंगा जब मैं 10(1)CA करा लूंगा, तब एक बार इसमें वापस आऊंगा। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया, 10(1)A क्या बताया,
In the case of supply in which the movement is involved, then the place of supply shall be the place where the movement terminates. 10(1)(b) में क्या बताया? In case of build to ship to model, place of supply shall be the location of buyer. Clear? 10(1)(c) में बोला हुआ है in the case of supply where the movement is not involved. Any supply of goods in which movement of goods is not involved. मतलब हम लोग को डिलीवरी करना ही नहीं है भाई, मेरा माल यहाँ पे है, यही जो माल पड़ा है, आओ और ले जाओ. तो भाई साहब, in that case, place of supply shall be the place where the goods were lying at the time of supply. तो जब हम लोग सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे, उस समय गुड्स जहां पड़ा था वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए. एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूं कैलकाटा का बंदा, ठीक है, और मेरा शौक है पेंटिंग बनाने का, और अभी एक पेंटिंग का एग्जीबिशन हो रहा है दिल्ली में. तो मैंने अपनी पेंटिंग मेरे स्टाफ के साथ वहां पे भिजवा दी. मेरे स्टाफ ने वहां पे पेंटिंग एग्जीबिशन में लगा दी. वहां पे एक मुंबई की महिला आई जिन्हें मेरी पेंटिंग, वो गधे पे घोड़े वाली मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आई. और वो मुंबई की महिला वो गधे के घोड़े की पेंटिंग देखते ही बोली, क्या मजनू पेंटिंग बनाया है भाई, यही पेंटिंग मेरे को खरीदना है. तो हमने बोला भाई खरीद लो. तो हमारे उस पेंटिंग का कोई खास कीमत नहीं था, 40 लाख की पेंटिंग थी, और मैडम ने देख के खरीद लिया. अच्छा बताओ, यहाँ पे पेंटर यानी सप्लायर कहाँ पे है? कैलकाटा में. बायर यानी रेसिपिएंट कहाँ पे है? मुंबई की. और भैया गुड्स कहाँ पे था एट द टाइम ऑफ सप्लाई? तो गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिल्ली में था. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा दिल्ली. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल समझिए. एक हम लोग जेरोक्स मशीन के वेंडर है, और हम लोग जेरोक्स मशीन भाड़े पे भी देते हैं, जो पसंद आए ले लो. तो अभी हमारे पास एक बिहार की पार्टी आई और बोला हमको जेरोक्स मशीन भाड़ा पे चाहिए है. हमने बोला ले लो भैया, 5,000 रुपया भाड़ा है, ले लो. और वो 5,000 रुपया भाड़ा लेके हमारा सामान ले गया. ठीक है. ले जाने के बाद वहां से वो फोन किया 15, 25, 30, 40 दिन बाद फोन किया, अरे भैया आपका तो मशीन मक्खन की तरह चलता, बहुत बढ़िया. बोला भाई अच्छी बात है. बोला हमको इस मशीन को खरीदना है. हम बोला खरीद लीजिए. आपका प्राइस है 1,50,000 रुपया, आपने अभी तक 5,000 रुपया दिए, 1,45,000 और दे दीजिए, आपका मशीन हो जाएगा. तो उन्होंने मुझे 1,45,000 का पेमेंट कर दिया और मशीन उनकी हो गई. अब देखो यहाँ पे वेंडर कहाँ का है? कैलकाटा का है. और क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ? नहीं, गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी रेसिपिएंट के पास था. अब ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पे गुड्स है. तो भैया जी गुड्स कहाँ था एट द टाइम ऑफ सप्लाई? एट द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स था बिहार में. तो भैया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा बिहार. और मैं कहता हूँ सप्लायर कहाँ का है? कैलकाटा. प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का है? बिहार. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट. तो यहाँ पे लगेगा IGST. बात क्लियर? 10(1)(c) के इस टॉपिक के बाद अब हम लोग आ रहे 10(1)(ca). ये बहुत वाइटल है, बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा. 10(1)(ca) क्या कहता है कि यदि आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किसको कर रहे हो? आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड बायर को. यदि आप सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड बायर को कर रहे हो, तो भैया अनरजिस्टर्ड बायर का प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसका रजिस्ट्रेशन तो कराया हुआ नहीं है, तो उसका तो एड्रेस, रेसिपिएंट का तो एड्रेस मिल नहीं रहा है. तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? तो लॉ ने इसमें क्लियर किया 10(1)(ca) इंसर्ट करके कि भैया यदि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एक अनरजिस्टर्ड बायर को मिल रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. बायर को जब हमने बिल किया है, तो उस बिल में, उस इनवॉइस में हमने बायर का जो एड्रेस लिखा है वो, यानी एड्रेस, लोकेशन ऑफ द बायर विल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड लोकेशन ऑफ बायर इज मेंशन्ड इन द इनवॉइस. तो यदि इनवॉइस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिखा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. एंड इट गोज विदाउट सेइंग, यदि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इनवॉइस में नहीं लिखा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर. सर एक बार फिर से बोल दीजिए, फिर से सुन लो.
इफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो भैया दो बातें होगी, या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिया हुआ है, आई रिपीट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दिया हुआ है, या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं दिया हुआ है इन द इनवॉइस। यानी इनवॉइस में बायर का एड्रेस या तो चिपकाया हुआ है या फिर बायर का एड्रेस नहीं चिपकाया हुआ है। यदि बायर का एड्रेस इनवॉइस में दिया हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि बायर का एड्रेस रेसिपिएंट के इनवॉइस पे नहीं दिया हुआ है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। बात क्लियर? बात क्लियर। लेकिन यहां पे जानने योग्य बात यह है कि सर एक बात बताइए, तो ये तो मतलब सप्लायर की मर्जी हो गई। जैसे सपोज सर हम कैलकाटा के हैं और आप आए हो दिल्ली से, ठीक है, आप हमारी दुकान पे आए, बोला भैया हमको सामान चाहिए, हमने बोला दे देते हैं, सामान देना हो गया। अब बिल बना रहे हैं तो हमने पूछा भैया GSTN, बोला भैया हम तो अनरजिस्टर्ड है, तो हमने उसको बिल बनाते दे दिया, उसका एड्रेस पूछा ही नहीं, उसका एड्रेस पूछा ही नहीं और इनवॉइस में डाला ही नहीं, तो भैया ये क्या हो गया, लोकेशन ऑफ बायर इज नॉट गिवन। लोकेशन ऑफ बायर इज नॉट गिवन, तब तो ये हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, और इस पे क्या लग जाएगा, भैया मैं भी कैलकाटा था, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कैलकाटा, तो इसमें लग जाएगा CGST एंड WBGST, जबकि बायर तो दिल्ली का था। और सपोज यहां पे मैं पूछ लेता हूं भाई साहब कहां के हो, एड्रेस थोड़ा बोलिए, तो उसने बोला दिल्ली लिख दीजिए, हमने दिल्ली लिख दिया, और दिल्ली लिखते ही वो इनवॉइस अब क्या हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड सप्लायर को सप्लाई हो रहा है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज गिवन। When the location of recipient is given, तो place of supply shall be the given address, और एड्रेस कौन सा दिया हुआ है, दिल्ली था, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गई, तो यहां पे लग जाएगा IGST। सर एक बात बताइए, समझ में नहीं आ रहा है कि बायर सप्लायर के कलम चलाने से टैक्स किसके पास जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तब तो ममता दी मेरे घर आते मैं तो फोन करेगी, मेरे घर आके मेरे सामने बैठ के मैं तो फोन करेगी, मुंद्रा जी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई भी अनरजिस्टर्ड को माल बेचेंगे खबरदार है जो आपने एड्रेस डाला तो, क्योंकि उससे टैक्स हमारे पास आएगा, एड्रेस डालिए ही मत, और जो आप दिल्ली लिख दिए तो टैक्स का पैसा बीजेपी के पास चला जाएगा, समझे आप। तो खबरदार यदि आपने किसी लिखबिन किछु लिखबिन ना इनवॉइस थे, बोला है ममता दी बुझे दिए रिकॉर्डिंग করে নিয়েছি, ठीक है जाओ। तो क्या ये ऐसे देश चलेगा, क्या ऐसे चलेगा, क्या ऐसे ममता दी हमें बोलेगी, क्या ये ऐसे करने का है, तो नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं। तो सर थोड़ा समझाइए फिर। तो पहले एक बार तुम पॉइंट दोबारा सुन लो, क्योंकि पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात क्या हुई कि आप हो सप्लायर और आपके पास आया है एक अनरजिस्टर्ड बायर, बोला भैया जी माल चाहिए, हमने बोला भैया देखो प्लेस, हमने बोला आपका जो इनवॉइस है उस पर आपका एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस बोलिए, आपने एड्रेस बोला, हमने लिख दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ बायर, और यदि हमने एड्रेस नहीं लिखा तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। इस बात पे लिटरली बहुत गड़बड़ हो रही थी, ऑलरेडी बहुत गड़बड़ हो रही थी। लोग मन चाहे ढंग से या तो एड्रेस लिखते या फिर नहीं लिखते। तो गवर्नमेंट ने इनको बोला भाई साहब कर क्या रहे हो, आपको कानून नहीं पता क्या देश का। बोला कानून मतलब कौन सा कानून, एड्रेस देंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द एड्रेस ऑफ द बायर, नहीं देंगे तो हमारा एड्रेस। तो जब हम लोग एड्रेस नहीं देते हम लोग CGST SGST ला देते हैं, जब हम एड्रेस देते हैं तो हम IGST ला देते हैं। इसमें क्या देश का कानून नहीं पता बोलिए। बोले सुनिए, एड्रेस लिखना या नहीं लिखना ये आपके चॉइस की बात नहीं है, ये लॉ की बात है। अच्छा तो कब लिखना है कब नहीं लिखना ये भी बता दीजिए। तो भैया इनवॉइस चैप्टर पढ़िए, इनवॉइस चैप्टर में क्लियरली दिया हुआ है कि यदि कोई भी सप्लाई 50,000 रुपीज से ज्यादा की है तो उसमें आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देना पड़ेगा, इवन इट इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड बायर। तो B2C सप्लाई भी होगी ना भाई साहब, तो आपको एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट पूछ के लिखना पड़ेगा यदि वो सप्लाई की वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है तो। If the value of supply is 50,000 or more, then the address of the recipient need to be given. वहां पे रिलैक्सेशन दिया गया कि एड्रेस नहीं भी दो तो स्टेट लिख दो, सिटी लिख दो तब भी चल जाएगा। एड्रेस लिख दो या सिटी लिख दो तब भी चल जाएगा,
लेकिन आपको देना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर हुआ, 50,000 या उससे ऊपर हुआ तो भैया ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इनवॉइस टॉपिक से आया कॉन्सेप्ट, उसके पहले तो आप हवा में थे। तो भैया ये क्या क्या हो गया, एक बार फिर से बता दो भैया। हमारा 10(1)A हो गया, 10(1)B बिल्ड टू शिप टू मॉडल हो गया, 10(1)C मूवमेंट विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, और 10(1)CA अनरजिस्टर्ड बायर हो गया। ठीक है, एक बात यहाँ पे बीच में और पढ़ाता हूँ जिससे डेफिनेटली आपको ट्रबल होगी, लेकिन वो पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ट्रबल ही सही, लेकिन एकदम ध्यान से समझ लीजिए। सब बताइए, रेडी? रेडी। भैया देखो, प्रोविजन ये है, ये आप हो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डिपार्टमेंट ने इसको सेक्शन से नहीं अपने नोटिफिकेशन से क्लियर मारा है। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ठीक है, और आप सप्लाई कर रहे हो, तो कई बार ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास क्या होता है कि बायर कोई और होता है लेकिन डिलीवरी कहीं और करनी है। जैसे मुझे मेरी मम्मी को उनके बर्थडे पे टाइटन की वॉच गिफ्ट करनी है, तो मैंने टाइटन के वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ से मैंने, या मैं अमेजन में गया और वहाँ से मैंने टाइटन की घड़ी पसंद की और मम्मी का एड्रेस दे दिया। और मैं खुद हूँ कहाँ पे, मैं हूँ दिल्ली में और मम्मी कहाँ है, मम्मी है कैलकाटा में। तो मैंने बुकिंग कर दी। अब मैंने वहाँ पे अपना GSTN डाला नहीं क्योंकि पर्सनल नेचर की सप्लाई है, तो मैंने नहीं डाला। तो फाइनली क्या हो गया, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर एक अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेच रहा है, और ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, अरे बिल्ड टू शिप टू मॉडल है तब तो लोकेशन ऑफ बायर। लेकिन यहां पे लॉ बोलता है ना, वो पॉइंट तभी तक वैलिड था जब आप एक रजिस्टर्ड बंदे को दे रहे हो। वो पॉइंट तभी तक अवेलेबल था या एप्लीकेबल था जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो। लेकिन यदि ये डुओ आपके साथ आ गया तो जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अप्लाई होगा। कौन सा डुओ, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और आप एक अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई कर रहे हो। ध्यान से सुनना, आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो एंड यू आर मेकिंग अ सप्लाई टू एन अनरजिस्टर्ड बायर। In that case, if there is a bill to ship to model supply, then the place of supply shall be the address where the delivery is to be made. Address where the delivery is to be made, यानी location of consignee shall be treated as place of supply. सच्ची दिमाग का दही हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर तो होना। आप तो एग्जाम में आ जाए तो हैंडल तो हो जाएगा। हाँ सर, एक बात सर मुझे वापस से बताइए आप ये पॉइंट, मैं बात तुम्हें सब वापस से बताता हूँ। 10(1)A तुम्हें क्लियर है, इन द केस सप्लाई, इन द केस में द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व्ड, तब तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हुआ। 10(1)B बिल्ड टू शिप टू मॉडल था, जो अपनी जगह एकदम सही था, और उसमें इतना ही बोला हुआ है, बिल्ड टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ बायर नॉट द लोकेशन ऑफ कंसाइनी। खत्म बात। 10(1)C में था व्हेन द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, तो भैया जहां पे गुड्स पड़ा था ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 10(1)CA में क्या आया, आप एक अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेच रहे हो, तो इनवॉइस में यदि बायर का एड्रेस दिया हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, सारी बात खत्म। अब यहां पे मैंने फुटनोट डाला, ये जो 10(1)CA है ना, ये 10(1)A और 10(1)C को ओवर रूल करता है। 10(1)CA starts with the language notwithstanding mentioned in clause A and clause C, यानी 10(1)CA एक बिल्ड टू शिप टू मॉडल की सप्लाई को ओवर रूल नहीं करता। यानी आप नॉर्मल कोर्स में आप रजिस्टर्ड बंदे हो और आपके पास एक अनरजिस्टर्ड बायर को आपको सप्लाई करना है, और वो बोल रहा है डिलीवरी कहीं और कर देना है। नॉर्मल कोर्स, आपकी दुकान पे बायर आया, बोला मैं अनरजिस्टर्ड बायर हूं, मतलब चलेगा, बोलिए कहाँ माल भेजना है, जहां पे माल भेजना हमने वहां का एड्रेस ले दिया, बायर का भी एड्रेस ले दिया। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ बायर नॉट लोकेशन ऑफ कंसाइनी, क्योंकि 10(1)CA 10(1)B को ओवर रूल नहीं करता। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो और आप एक अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेच रहे हो, अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो ये नया वाला नियम अप्लाई होगा कि द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ
लोकेशन जहां पे डिलीवरी देने का है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। याद रहेगा क्या भाइयों? चलो 10(1)A, 10(1)B, 10(1)C, 10(1)CA खत्म। सर हम लोग को इतना क्लॉजेस के साथ याद नहीं होगा। हाँ हाँ, आपको इतना क्लॉजेस के साथ याद नहीं करना, ठीक है। अब आ जाइए 10(1)D। यदि गुड्स कहीं पे इंस्टॉल होने वाला है, असेंबल्ड होने वाला है, यानी मेरे यहां से गुड्स CKD STD फॉर्म में निकला। CKD मतलब कंप्लीट नॉट डाउन, STD मतलब सेमी नॉट डाउन। सीधी सी भाषा में मेरे यहाँ से गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में निकला, कहीं और जाके असेंबल होगा, कहीं और जाके इंस्टॉल होगा। तो ऐसे में हमेशा हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द इंस्टॉलेशन हैड बीन मेड। जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल हुआ, जहाँ पे गुड्स असेंबल हुआ। सर इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में क्या होगा? हमेशा यही होगा क्या? जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल हुआ। एग्जाम्पल से समझिए, आप हो बायर मुंबई के और आपने बोला मेरी पटना वाली फैक्ट्री में तो लिफ्ट इंस्टॉल करने का है, और हम ठहरे ओटिस, ठीक है। तो हमारी ऑफिस है तमिलनाडु में। तो आपने हमें क्या कहा कि हमें इंस्टॉल करना है एक लिफ्ट, कहाँ पे? पटना में। तो बायर कहाँ पे है? बायर तो सर मुंबई का है। तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई ना मुंबई होगा ना तमिलनाडु होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे गुड्स इंस्टॉल हुआ, यानी पटना। समझ ले घटना? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे लास्ट सेक्शन 10(1)E। इसमें दिया हुआ है कि इफ अ सप्लाई हैज बीन मेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कन्वेंस, इफ द सप्लाई हैज बीन मेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कन्वेंस, देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? यानी किसी फ्लाइट के अंदर आपको कोई गुड्स सप्लाई हो रहा है, या किसी रेल के अंदर आपको गुड्स सप्लाई हो रहा है, या आजकल तो रेडियो टैक्सी में भी भैया गुड्स सप्लाई हो जाते हैं। तो यदि आपको किसी कार के अंदर भी प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स सप्लाई हो रहा है, तो किसी भी कन्वेंस में यदि आपको गुड्स सप्लाई हो रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो लॉ बोलता है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वेयर द गुड्स वर अपलोडेड इन द कन्वेंस, वेयर द गुड्स वर लोडेड इन द कन्वेंस। तो भैया आप रेल में चढ़े और हावड़ा से चढ़े, हावड़ा से ट्रेन आगे चली और सपोज बिहार में जाके गुड्स में ट्रेन में कुछ सामान लोड हुआ, ट्रेन आगे चली यूपी में पहुंची, यूपी में आपने गुड्स खरीदा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ना तो हावड़ा होगा ना यूपी होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे गुड्स लोड हुआ, यानी बिहार। बात क्लियर? एक 30 सेकेंड का फटाक से रिकैप लो। 10(1)A मूवमेंट इन्वॉल्व, तो जहां पे गुड्स टर्मिनेट। 10(1)B बिल्ड टू शिप टू मॉडल, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ बायर। 10(1)C मूवमेंट नॉट इन्वॉल्व, तो जहां पे गुड्स पड़ा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)CA यदि अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेचा, तो भैया यदि इनवॉइस में अनरजिस्टर्ड बंदे का एड्रेस दिया हुआ है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि अनरजिस्टर्ड बंदे का एड्रेस या स्टेट नहीं दिया हुआ है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 10(1)D यदि गुड्स कहीं पे इंस्टॉल या असेंबल हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। और 10(1)E यदि गुड्स ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस सप्लाई हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स वर लोडेड ऑन द कन्वेंस। और वो एक बात और ध्यान रख लेना कि ई कॉमर्स ऑपरेटर यदि किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेचेगा जहां पे बायर कहीं और है और डिलीवरी कहीं और करनी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी। यहां तक सब क्लियर? हाँ बोलो तो आगे बढ़ेंगे। खास करके भाई साहब तुम जिसका चेहरा सामने नहीं आता, क्या रे इतना कितना गंदा रहता है कि चेहरा दिखाई नहीं पाता तुम? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है तो फिर कैसे है यार? मैं तेरा अच्छा सा चेहरा देता है, तू स्माइल देते रहता तो मुझे भी खुशी होती ना, यहाँ बंदे को समझ में आ रहा है। हाँ छोटा नहीं था। कौन सा सीए था? सीए था बीच में। क्या तुम क्या बोल रहे? जब तुम लोग पढ़ा था तब था कि नहीं था? था। अरे इसलिए बोल रहे हैं ना कि नया आया क्योंकि वो
ए बी सी के बीच में घुस रहा है ना, तो बोलो, तो बच्चे तो पूछेंगे सी ए कहां से आ गया बीच में, तो बोलना ही पड़ेगा ना बीच में इंसर्ट हुआ भैया। और सीएमए के बच्चे तो चिढ़ के पूछेंगे सीए कहां से आया रे। आपकी मम्मी व्हाट्सएप से माल खरीद के व्हाट्सएप पे ही माल भेज देती है, मतलब बेसिकली ट्रेडिंग का काम है, ऑर्डर एंड सप्लाई का काम है। तो व्हाट्सएप में ऑर्डर लेती है और फिर व्हाट्सएप में किसी को ऑर्डर दे देती है। तो आपकी मम्मी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है कि पूरा परचेज एंड सेल बिल, मतलब कमीशन बेसिस पे काम हो रहा है ना। तो फिर आप अभी 10 में क्यों जा रहे हो, अभी 11 12 में आना तो बात करना। सेक्शन 11 में अपने आ गए हैं और ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स से ही डील करता है। और ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुन लेना, ये डील करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। किससे डील करता है ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। सेक्शन 11 कहता है इंपोर्ट की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, दो चॉइस है, जहां पे गुड्स इंपोर्ट हुआ या जहां पे इंपोर्टर भाई साहब बैठे हैं। तो सेक्शन 11 कहता है जहां पे इंपोर्टर भाई साहब बैठे हैं, यानी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट लॉ ने बड़ी सिंपल डेफिनेशन बोली, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई शैल ऑलवेज बी आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ऑलवेज आउटसाइड इंडिया। तो भाई साहब 10 हो गया, 11 हो गया, 11 को एक बार 30 सेकंड में दोबारा रिवाइंड करिए। इन केस ऑफ इंपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी आउटसाइड इंडिया। तो यदि आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपको यूपी में आपका सामान आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से सामान आ रहा है मुंबई, आपको यूपी में, तो आपका लोकेशन ऑफ इंपोर्ट हुआ है शायद मुंबई, लेकिन प्लेस ऑफ इंपोर्टर है यूपी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे कुछ नहीं बोलना कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, बस मुझे इतना बोलना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, बात खत्म। सेक्शन 11 ओवर। अब हम लोग आ रहे हैं इस पूरे लॉ के सबसे वाइटल सेक्शन में फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसका नाम है सेक्शन 12। यदि इंपॉर्टेंस वाइज पढ़ेंगे तो 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 उसके बाद इंपॉर्टेंट है, 10 उसके बाद इंपॉर्टेंट है, और 11 उसके बाद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखना डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा ही है, ऑलमोस्ट चारों सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर भी यदि आप प्रायोरिटी बोलेंगे तो मैं बोलूंगा सबसे पहले 12 पढ़ो, 12 बहुत वाइटल है। सेक्शन 12 किससे डील करता है, तो सेक्शन 12 डील करता है सप्लाई ऑफ सर्विस से। 12(1) से लेकर 12(14) तक 14 सबसेक्शन है, और इसे हमें लाइन से सबसेक्शन वाइज याद करना है। तो चलो स्टार्ट करते द जर्नी। 12(1) में दिया हुआ है कि सेक्शन 12 कब लगेगा, तो सेक्शन 12 का स्कोप बताता है, और सेक्शन 12(1) कहता है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो भाई साहब इस पे लगेगा सेक्शन 12। यानी सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है तब तो लगेगा 12, और सप्लायर या फिर रेसिपिएंट में से एक भी जन इंडिया के बाहर है तो लग जाएगा सेक्शन 13। तो 12(1) में क्या बोला हुआ है, सेक्शन 12 shall be applicable if the location of supplier and location of recipient both are in India। इसको क्लियर। अब एक एक करके 12(2) से लेके 12(14) तक अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बताई गई है। सबसे पहले लेते हैं 12(2). 12(2) सबसे बेसी वाइटल भी है क्योंकि इसका नाम है जनरली। जनरली क्या होगा, तो भैया देखो 12(3) से लेके 12(14) तक हम अलग अलग सर्विसेज की बात कर रहे हैं। हाँ, इन 12 सेक्शंस में हम लोग कभी ब्यूटी पार्लर की बात करेंगे, कभी कोचिंग क्लास की बात करेंगे, कभी जीटीए की बात करेंगे, कभी एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, कभी इंश्योरेंस की बात करेंगे, कभी बैंकिंग की बात करेंगे, अलग अलग बातें करेंगे। लेकिन
दुनिया में सिर्फ 12 सर्विसेज तो नहीं है ना, दुनिया में तो सर्विसेज अनलिमिटेड है। इसलिए इन 12 सर्विसेज, इन 12 सेक्शंस को छोड़ के बाकी सेक्शंस में क्या लगेगा, तो लगेगा भैया 12(2). 12(2) डील्स विथ जनरल, यानी जहां पे 12(3) और 12(14), 12(3) से लेके 12(14) कुछ नहीं लगता, वहां पे 12(2) लगता है। और 12(2) क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन जनरल शैल बी द, यदि B2B इनवॉइस है, यानी आप एक रजिस्टर्ड बंदे को माल बेच रहे हो, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और यदि B2C सप्लाई है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन यदि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अवेलेबल नहीं है, यानी इनवॉइस पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं दिया हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। सॉरी, बात दोबारा बोल दो। 12(2) इन जनरल प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी, यदि B2B इनवॉइस है तो LOR लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C इनवॉइस है तो यदि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है तो LOR, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर। बात क्लियर? इस रिगार्ड में मैं आपको फिर से बता दूं कि गवर्नमेंट परेशान थी कि सप्लायर के पास रेसिपिएंट का एड्रेस होना चाहिए था, लेकिन वो बोलता है मेरे पास रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है, और इसलिए वापस वो वही LOS को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मार दे रहा है। तो सरकार ने इसके ऊपर फिर से एक नोटिफिकेशन सर्कुलर लाके क्लियर किया, नॉट नोटिफिकेशन, सर्कुलर लाके क्लैरिफिकेशन किया। लॉ ने कहा कि सुनिए कि यदि सप्लाई की वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है, तब तो आपके पास लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होना ही है, क्योंकि आपके इनवॉइस में आपको लिखना है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का एड्रेस। लेकिन यदि सप्लाई 50,000 से कम भी है, तब भी कुछ सर्विसेज लाइक ऑनलाइन गेमिंग, ऐसी सर्विसेज में आपके पास लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होना होगा, भले सप्लाई 2,000 की क्यों ना हो, भले सप्लाई 200 रुपए की क्यों ना हो, आपके पास लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होना जरूरी है। तो सरकार ने क्लियर किया कि यदि 50,000 से ऊपर की सप्लाई है, तब तो 50,000 या उसके ऊपर की सप्लाई है, तब तो LOR होना ही है, हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन यदि 50,000 के नीचे की भी सप्लाई है ना, तब भी कुछ एक सप्लाईज में, जैसे आप जो सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है या फिर ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू जो सप्लाई हो रही है, तो उसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होना ही होगा, भले वो 50,000 से कम ही क्यों ना हो। तो भैया जी ये जो पॉइंट है ना 12(2), उसमें इतना इजी नहीं है ये बोल देना कि मेरे पास रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने लोकेशन ऑफ सप्लायर मान दिया, ये इतना इजी नहीं है। बात क्लियर? 12(2) से बाहर जाऊं, 12(3) वेरी वेरी वाइटल। 12(3) कहता है कि इन केस ऑफ एनी सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, in case of any supply of service which is directly connected to an immovable property, the place of supply shall be the location where the property is situated. तो यदि आप यहां बैठे, कलकत्ता में बैठे बैठे मुंबई की एक प्रॉपर्टी भाड़े पे ले रहे हो, तो भाई साहब प्लेस ऑफ सप्लाई न तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा न लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, चाहे B2B हो चाहे B2C हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेस ऑफ सप्लाई तो होगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, यानी कि मुंबई। बात क्लियर? लेकिन सपोज सर हम यहां पे बैठे बैठे दुबई की एक प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हैं, तो क्या होगा? तो लॉ यहाँ पे चेंज हो गया। लॉ यहाँ पे बोलता है यदि प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। लेकिन यदि प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2B B2C का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो भाई साहब फिर से बोल दो, यदि कोई भी सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड है, इन दैट केस
इन दैट केस यदि B2B B2C से कोई मतलब नहीं है, यदि प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तब तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और यदि प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी सर्विस हो सकती है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मैं बोलूंगा देखो ध्यान से सुनो, रेंटिंग, हाँ, प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज, ठीक है, एजेंट का ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी ब्रोकर का कमीशन, ठीक है। नंबर 3 होटल सर्विस, या होटल सर्विस के बाद आर्किटेक्चर सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, या कोई लॉयर की सर्विस यदि वो आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे तो ये सारी सर्विसेज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अच्छा ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, एक बोट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे आपने कश्मीर गए हो तो शिकारा देखा होगा आपने, तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बोट भी हो सकता है। देयर इज अ बोट हाउस इन द कश्मीर एंड मेनी अदर प्लेसेज, तो एक बोट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि बहुत भारी मशीन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी सर्विस यदि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी, यदि वो इंडिया में है, और द प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आगे आते हैं, यदि वो प्रॉपर्टी थोड़ी इस स्टेट में थोड़ी उस स्टेट में है तो मतलब सपोज कि मैं एक ग्रैंड ओबेरॉय होटल पे गया और मैंने बोला भैया जी 5 दिन के लिए होटल रूम मुझे चाहिए, लेकिन 2 दिन मुझे चाहिए कैलकाटा ग्रैंड ओबेरॉय में और 3 दिन चाहिए मुझे मुंबई ग्रैंड ओबेरॉय में, आप मुझे एक साथ प्राइस बता दो तो मेरे लिए ईज हो जाएगा। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके मुझे एक साथ प्राइस बता दिया। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने, क्योंकि 2 दिन मैं कैलकाटा में रहूंगा और 3 दिन मैं मुंबई में रहूंगा, तो लॉ बोलता है ऐसे में आपका जो भी अमाउंट है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 2/5 पे आप कैलकाटा से जीएसटी देंगे, वेस्ट बंगाल की जीएसटी देंगे, ममता दी के पास जीएसटी जाएगी, और 3/5 पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई 2/5 कैलकाटा माना जाए, वेस्ट बंगाल माना जाएगा, 3/5 मुंबई महाराष्ट्र माना जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही रेयर केस है लेकिन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आपके स्टडी मैट में अलग से दिया हुआ है कि कभी कभी कोई प्रॉपर्टी 2 स्टेट के बॉर्डर के ऊपर बैठी है, मतलब प्रॉपर्टी का एक रूम जो है वो दिल्ली में खुल रहा है, हाँ, और 2 रूम जो है उनकी खिड़की कहाँ पे खुल रही है, यूपी में खुल रही है, यूपी में, हरियाणा में खुल रही है भैया, ऐसे समझ लो। हाँ सर ये तो हो सकता है कि दिल्ली में उसके एक रूम पड़ रहा है और 2 रूम उसी फ्लैट का उसकी खिड़की हरियाणा में खुल रही है। यदि ऐसा कोई रेयरेस्ट केस आ जाए आपके एग्जाम में तो आप बिंदास ले देना कि भैया ये स्क्वायर फीट के रेशियो में इसका प्लेस ऑफ सप्लाई दे दिया जाएगा कि भैया यदि वो टोटल फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट का है तो फिर उसमें कितनी स्क्वायर फीट दिल्ली में पड़ रहा है और कितना स्क्वायर फीट हरियाणा में पड़ रहा है, तो उसके अनुसार प्लेस ऑफ सप्लाई आप अलग अलग कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया क्या 12(3). अब हम लोग आ जाए 12(4). 12(4) बातें तो भैया देखो बात कर रहा है 12(4), लेकिन 5 सर्विस तो कवर करके बैठा बंदा। 12(4) बोल रहा है एनी सर्विस इन नेचर ऑफ रेस्टोरेंट, इन नेचर ऑफ ब्यूटी पार्लर, इन नेचर ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग, इन नेचर ऑफ हेल्थ केयर, या इन नेचर ऑफ अरे मैंने क्या क्या बताया, दोबारा बोलना। तो मैंने बोला कि 12(4) में 5 सर्विसेज कवर्ड है। एक तो होटल रेस्टोरेंट, और दूसरा ब्यूटी पार्लर, तीसरा पर्सनल ग्रूमिंग, चौथा हेल्थ रिलेटेड सर्विस, एंड 5वां फिटनेस सेंटर, ठीक है। अब इन 5 को याद करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं बताऊं कैसे याद करना है। तो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है नीरज को एक मैडम पसंद आई है, मैडम का आप अपने नाम रख लो, मैडम का आप नाम रख दो निरिजा, और निरिजा मैडम उनको पसंद आ रही है, तो ये डेट के लिए एक रेस्टोरेंट की टेबल बुक कर दिया, ठीक है, रेस्टोरेंट की टेबल बुक कर दिया। वहां से निरिजा भी सज सवर के टेबल पे पहुंचने वाली है, ब्यूटी पार्लर, ठीक है। लेकिन जब नीरज अपने घर से निकल रहा था तो भूल से उसने आईना देख लिया। क्या देख लिया? मिरर। और देख के उसे लगा यार डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाऊंगा, तो इसने पहले बोला कि नहीं आज से डेट कैंसिल करते हैं, कोई और दिन चलेंगे।
पहले मैं थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दे दूं, थोड़ी सी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दे दूं, हाँ परसों चले आएंगे। और जब सब सेट हो जाएगा तो हम लोग दोनों नीरज एंड नीरजा अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया रेस्टोरेंट बुकिंग, दूसरा ब्यूटी पार्लर, तीसरा फिटनेस, चौथा पर्सनल ग्रूमिंग एंड पांचवा हेल्थ। तो हेल्थ केयर, तो भाई साहब ये 500 सर्विस मिला के बनाए 12-4। और बहुत सिंपल सी बात है यार, 12-4 मालूम क्या कहता है? 12-4 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड। यानी जिस रेस्टोरेंट में नीरज एंड नीरजा बैठ के खाना खाएंगे, वो जो रेस्टोरेंट जहाँ पे है, दैट शैल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे नीरजा ने अपना ब्यूटी पार्लर जाके ब्यूटिफिकेशन कराया, तो जहाँ पे वो ब्यूटी पार्लर था, जहाँ पे नीरजा को सर्विस दी गई, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नीरज जिस फिटनेस सेंटर में, जिम में जाके एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा है, वो जिम जहाँ पे है, दैट शैल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। 12-4 के बाद आ जाइए 12-5 में। 12-5 डील्स विथ ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस। भैया ट्रेनिंग यानी कोई भी कोचिंग सिर्फ 5 की ही बात होती है। वहाँ पे टीचर 5-5 मिनट पे एक प्रोविजंस याद कराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 5 से ट्रेनिंग का लिंक है। अच्छा, तो सर 4 से वो रेस्टोरेंट का लिंक, मैं बताता हूँ ना। 4 से रेस्टोरेंट का लिंक है। रेस्टोरेंट किसे बोलते हैं? जहाँ 4 लोग बैठ के खा सके, जहां 4 लोग बैठ के खा सके, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट। ब्यूटी पार्लर किसे कहते हैं? जहां पे ब्यूटिफिकेशन कराने के बाद 4 लोग बोले बहुत सुंदर लग रही हो, 4 लोग बोले। तो हर जगह 4 लोग। भैया फिटनेस सेंटर किसको बोलते हैं? जहां पे जिम विम करके आए तो 4 लोग बोले क्या भाई बॉडी बॉडी बनाया तू तो सब में 4 आ रहा है। तो 12-4 में रेस्टोरेंट और 12-5 में क्या? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। तो भैया ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस 12-5 सेक्शन कहता है यदि B2B सप्लाई है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि B2C सप्लाई है तो फिर द प्लेस वेयर द सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड। तो मैं जो ये ट्रेनिंग सर्विस दे रहा हूं, और यदि आप रजिस्टर्ड इन GST एक्ट है, तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और यदि आप अनरजिस्टर्ड हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। यानी मेरी प्लेस, यानी मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द कैलकाटा। बात क्लियर? 12-5 के बाद आते हैं 12-6 डील्स विथ अम्यूजमेंट पार्क। अब ये 12-6 कैसे याद रहेगा? इसलिए एक अम्यूजमेंट पार्क का नाम बोलता हूं। निको पार्क रिजेक्टेड है, मैं जो पार्क बोल रहा हूं बस वो ध्यान रखना, डिज्नी वर्ल्ड। हाँ, डिज्नी, DISNEY। कितने लेटर हुए? 6 लेटर हुए। तो डिज्नी वर्ल्ड यानी 6 लेटर वाला डिज्नी। तो 12-6 में है अम्यूजमेंट पार्क। और प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ पार्क। 12-7 एक बार पढ़ा देता हूं, उसके बाद वापस रिवाइंड करूंगा। 12-7 डील्स विथ इवेंट से रिलेटेड सर्विस, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सर्विस। 12-7 तो इसमें लॉ बोलता है कि यदि B2B सप्लाई है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। B2B सप्लाई है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और B2C सप्लाई है तो द प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। ठीक है, ठीक है। शादी के 7 फेरे याद रहेंगे, शादी के 7 फेरे। शादी इवेंट, बड़ा इवेंट, शादी बड़ा इवेंट। हाँ, और शादी में क्या होते हैं? 7 फेरे। तो 12-7 से याद रहेगा। सब प्लीज शादी की बात मत करिए, मन उदास हो जाता है मेरा। अरे ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो। 12-7 7 फेरे। तो इवेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई। यदि लोकेशन ऑफ, यदि B2B सप्लाई है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C सप्लाई है तो वेयर द इवेंट इज हेल्ड। परंतु यहाँ पे भी तो बात वही आएगी ना, ये सर यदि इवेंट दुबई में हो रहा है तो हम शादी दुबई में जाके कर रहे हैं, हम शादी सिंगापुर में जाके कर रहे हैं, हम शादी लंदन में जाके कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। वही 12-3 वाला, वही 12-3 वाला। वापस से आ जाओ 12-1 से 12-7 तक पूरा रिवाइंड करना है, क्योंकि 14 सब सेक्शन है, 7 हो चुके हैं।
आधी बात हो गई, अब आधी बात करेंगे। पहले आधी बात वापस से रिवाइंड करेंगे। तो 12(1) क्या कहता है? 12(1) कहता है कि सेक्शन 12 शैल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बायर एंड सप्लायर आर इन इंडिया, तभी 12 सेक्शन लगेगा। 12(2) कहता है जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ B2B लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और इन केस ऑफ B2C यदि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल है तो LOR, और यदि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल नहीं है तो LOS। लेकिन यदि सप्लाई 50,000 से ज्यादा की है तो यू कांट से कि मेरे को रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं पता, यू विल हैव टू नो। यदि आप ऑनलाइन गेमिंग सप्लाई करते हो या फिर यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरे पास रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है। यू नीड टू हैव लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। 12(3) में आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस, एनी सर्विस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो भले B2B हो या B2C हो, आंसर एक ही है, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। लेकिन यदि प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यदि प्रॉपर्टी पार्टली एक स्टेट में पार्टली दूसरे स्टेट में है तो जहां जितनी सर्विस मिली। लेकिन यदि एरिया वाइज थोड़ा बंगाल में और थोड़ा बिहार में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर फीट, कहां कितनी एरिया में है। चलो 12(4) की बात करें। 12(4) में हमने बात किया 5 सर्विसेज की, रेस्टोरेंट सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस सेंटर, हेल्थ रिलेटेड सर्विस एंड ब्यूटी पार्लर। इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस हेल्ड, जहां पे आपने सर्विस दिया, वेयर द परफॉर्मेंस इज हेल्ड। 12(5) डील्स विद ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? अरे यार, जो ऑडिशन में जजेस नहीं बैठते क्या, दे से परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप ऑडिट को भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो फाइनली हमने क्या बोला 12(5) में, यानी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई, हर तरह की ऑडिट नहीं भाई साहब, फाइनेंशियल ऑडिट तो मत डाल देना, तो और तरह की परफॉर्मेंस ऑडिट यदि हो रही हो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जाएगा। फिर से बोलते हैं 12(5) में क्या होगा? यदि B2B सप्लाई है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C सप्लाई है तो वेयर द परफॉर्मेंस इज हेल्ड। 12(6) डिज्नी वर्ल्ड, यानी अम्यूजमेंट पार्क से रिलेटेड सर्विस, देन द place of supply shall always be where the park is situated। 12(7) अच्छा, मालूम वहां पे प्रॉपर्टी में तो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे ये लॉ वाले, यदि प्रॉपर्टी थोड़ी सी बिहार में है और थोड़ी सी, भाई साहब प्रॉपर्टी तो होती 3,000 स्क्वायर फीट की, 5,000 स्क्वायर फीट की, 8,000 स्क्वायर फीट की। ये तो बहुत कम चांस है कि आधा बिहार में आधा बंगाल में, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क तो होता ही है स्क्वायर मीटर्स में। हाँ, ये तो कई बार किलोमीटर में भी हो जाता है। तो वहां पे आपने नहीं बोला ये पार्टली ने, तो भैया वहां पे नहीं बोला, नहीं बोला तो नहीं बोला, लेकिन ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे कि जितना प्रपोर्शन दिल्ली में उतना प्रपोर्शन दिल्ली में जाएगा, और जितना प्रपोर्शन दिल्ली के बाहर है वहां पे दूसरे स्टेट में जाएगा। ये क्या था 12(6). 12(7) यदि कोई इवेंट से रिलेटेड सर्विस है, शादी के 7 फेरे, 7, हाँ, तो 7 इवेंट वाला डील कर रहा है कि यदि B2B सप्लाई है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C सप्लाई है तब तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड, और यदि इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यहां तक सब याद हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट जवाब दो तो आगे बढ़ेंगे। सज्जन पुरुष नासिर, तो डाउट यहां तक? याद नहीं हुआ? मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्या? कैसे याद नहीं हुआ बता तो, क्या याद नहीं हुआ? अरे तुझे पता भी है क्या तुझे याद हुआ कि नहीं हुआ? खाली मन में बैठ के कॉन्फिडेंस बैठा रहा है, सब याद हो गया तुझे। देख, आराम से देख, आराम से देख बाबू, एकदम परेशान मत हो, किसी को हड़बड़ी नहीं है। इकलौता ऑब्जेक्ट है कि तेरा काम होना चाहिए, कोई रत्ती भर की मुझे हड़बड़ी नहीं है। मैं यदि तेज बोल रहा हूं तो वो भी सिर्फ एक लॉजिक से, सिर्फ एक लॉजिक, आई टेल यू, कि तुम्हारी टाइम खराब नहीं हो, क्लास बोरिंग ना हो।
नहीं तो इतना तेज बोलने से तो मेरा फेफड़ा और मेरा गला दोनों खराब हो रहा है। मेरे तो इतना तेज बोलना अलाउड ही नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि इतना बोर ना हो जाए ये सब टॉपिक्स। आता है तो फिर क्या दोबारा सुनेंगे। तो ठीक है, आराम से तेरे लिए दोबारा बोलता हूं। तो हमारे प्यारे से स्टूडेंट ने बोला कि सर जब आप रिवाइंड करा ही रहे हो तो एक बार 10 से लेके 12 तक अभी तक जितना पढ़ा सारा ही रिवाइंड करा दो। हमने बोला बहुत ही अच्छी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने भैया सेक्शन 10 पढ़ा था। अरे भाई तुम सामने से तो हमने सेक्शन 10 पढ़ा। 10 डील करता है सप्लाई ऑफ गुड्स से, और वो भी तब जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हो, यानी डोमेस्टिक नेचर की सप्लाई हो। तो 10(1) क्या कहता है कि 5 क्लॉजेज है, चलो 6 क्लॉजेज है, ए बी सी सी ए डी ई। ए क्या बोलता है कि यदि सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स। बी क्या कहता है यदि बिल्ड टू शिप टू मॉडल है तो लोकेशन ऑफ बायर शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सी क्या कहता है यदि मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी जहां पे गुड्स पड़ा है वही। 10(1) CA क्या कहता है कि यदि किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेच रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी कि अनरजिस्टर्ड बंदे को जब हमने माल बेचा तो इनवॉइस में जो एड्रेस लिखा, जो सिटी का नाम लिखा, जो स्टेट का नाम लिखा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1) D क्या कहता है कि यदि गुड्स इंस्टॉल हो रहा है कहीं पे तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। 10(1) E कहता है यदि कन्वेंस के अंदर माल बिक रहा हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस जहां पे गुड्स लोड हुआ ऑन द कन्वेंस। ठीक है, इसको याद कराने के लिए मैंने टैच म्यूजिक भी बनाया था। मैं तुम्हें वो टैच म्यूजिक सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा गाना है, बंगाल की भूमि का गाना है, लंबा लंबा चूल। तुमने 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 वो बादशाह के मुंह से सुना होगा, वो मुझे नहीं सुनाना, वो रैप वैप मुझे नहीं आता। मैं तुम्हें एकदम प्योर बंगाली धुन वाली भाषा में सुना सकता हूँ। ठीक है, तो धुन क्या है? धुन है न न न न न न लंबा लंबा चूल न न न न न न न लाल गेंदा फूल। म्यूजिक आ रही है? गुड्स जो मूव करे जहां भी वो जाए उसी को कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जो ना मूव करे पड़ा रह जाए जहां भी पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। खरीदे कोई और कहीं और जाए प्लेस ऑफ बायर प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स खरीद कर इंस्टॉल किया जाए प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक जाए जहां भी माल उठा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखा 30 सेकंड के इस गाने के साथ आपको 500 पॉइंट याद हो जाते हैं। अनरजिस्टर्ड वाला पॉइंट दिमाग में रखना कि यदि गुड्स अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेचा तो जो इनवॉइस में एड्रेस दिया हुआ है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और यदि इनवॉइस में कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। भैया बोलो बोलो 10 याद हो गया। 11 बोलता है कि इंपोर्टर के केस में, इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ इंपोर्टर, और यदि एक्सपोर्ट के केस में इन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी आउटसाइड इंडिया। ये तो ऐसे ही याद हो गया। 12 में आते हैं, 12(1) से लेके 12(7) तक है, तुझे इसको ऐसे याद करना है, गिरजा 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 GIRJAA गिरजा। अरे बोलो बोलो, अरे ये नाम याद, गिरजा याद रहेगा? क्या बोल रहा है, याद रहेगा गिरजा? अरे बोलो बोलो। ओके तो भैया जी 12(1) की बात छोड़ दो, 12(1) बता रहा है स्कोप। स्कोप वो बोल रहा है कि सुनो सुनो, यदि सप्लायर और बायर दोनों ही इंडिया में हो
तब तो 12 लगेगा, और सप्लायर और बायर दोनों में से एक भी इंडिया के बाहर हो तो 13 लगेगा। ठीक है, तो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हो तो सेक्शन 12 लगेगा, 12(1) ऊपर। 12(2) क्या कहता है? जी, जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन ये है कि भैया यदि B2B सप्लाई है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हमेशा परमानेंट फिक्स है। जितनी बार भी ऐसे बोलूंगा B2B B2C, तो B2B में हमेशा आंसर एक ही आएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और B2C है तो यदि आपके पास रेसिपिएंट का एड्रेस है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। याद हुआ? याद हुआ। जी के बाद आई मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी सर्विस विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो भाई साहब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पे प्रॉपर्टी है, और यदि प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो छोड़ थोड़ी देंगे, तब बोलेंगे ना ना, तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आर क्या बोलता है? आर बोलता है सुनो सुनो सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ब्यूटी पार्लर सर्विस, हाँ, हेल्थ रिलेटेड सर्विस, फिटनेस सर्विस और पर्सनल ग्रूमिंग, इन 5 सर्विसेज लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो जहां पे परफॉर्मेंस हुआ, द प्लेस वेयर द परफॉर्मेंस इज हेल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या था? हाँ, उसके बाद था ट्रेनिंग। अच्छा, गिरजा की जगह गिरता कर दे, गिरता, गिरजा की जगह गिरता कर दे, GIRTA, हाँ, गिरता। तो टी मतलब क्या हुआ? टी मतलब हुआ ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इनमें यदि B2B सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C सप्लाई है तो वेयर द परफॉर्मेंस इज हेल्ड, जहां पे ट्रेनिंग दिया गया। अब GIRT के बाद एक आ गया ए मतलब एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। ए मतलब एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। तो भैया जहां पे B2B हो वहां पे तो LOR, और जहां पे B2C हो तो वेयर द इवेंट इज हेल्ड, और यदि इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ बायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर? GIRTA, एक और ए आ गया, अब की नाम हो गया अम्यूजमेंट पार्क। ओहो, अम्यूजमेंट पार्क पहले आना चाहिए था, है ना, एडमिशन ऑफ इवेंट बाद में आना चाहिए था, माय बैड। तो भैया 12(6) है अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क बोलता है जहां पे पार्क सिचुएटेड हो, और 12(7) कहता है एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। यदि B2B है तब तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, और यदि B2C है तो जहां पे इवेंट हुआ, और यदि इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। स्टिल वेटिंग नासिर, याद हुआ? पक्का? 12(7) के बाद हम लोग आते हैं 12(8) में, और 12(8) डील करता है ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स में तुमने देखा होगा, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स मतलब हमारे दिमाग में आ रही है लॉरी, और लॉरी का दिमाग में आ रहा है चक्का, तो मैं बोलूंगा चक्के पे चक्का। अरे ध्यान दे रहे हो, चक्के पे चक्का 8 नजर आ रहा है, चक्के पे चक्का 8 नजर आ रहा है। तो 12(8) चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। तो ये 12(8) क्या हुआ? चक्के पे चक्का, यानी GTA ट्रांसपोर्ट वाली सर्विस। 12(8) क्या कहता है? 12(8) कहता है कि यदि कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा हो, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स GTA ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा हो तो B2B हुआ तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हुआ तो फिर द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर। B2B हुआ तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हुआ तो प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर। तो भैया सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली में अपना माल भेजना है, तो मैंने GTA वाले से बात किया, मेरा GTA यहीं पे है आलू पोस्ता में, आलू पोस्ता मतलब मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर। तो मैंने बोला यो लाखोटिया जी मेरा माल पहुंचाना है दिल्ली। बोला हाँ हाँ भैया हो जाएगा, ले आओ सामान। तो हम लेते आए सामान, और लॉरी वाले भाई साहब यानी ट्रांसपोर्टर वाले भाई साहब यानी लाखोटिया अंकल को दे दिए। बोले ये लीजिए हमारा माल दिल्ली पहुंचा दीजिएगा। तो भैया माल भले ही दिल्ली जा रहा हो, वेयर आई हैव हैंडेड ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर, यही कैलकाटा भाई। तो भैया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा कैलकाटा। यदि आई रिपीट B2B है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हुआ
तो क्या, where the goods are, अरे बोलो साथ साथ, where the goods are handed over to transporter। ये हो गया 12.8 खत्म। 12.8 के बाद आ जाओ 12.9 और 12.10, बस इतना याद कराऊंगा, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो 12.9 क्या कहता है? 12.9 कहता है कि यदि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर हो रहा है तो क्या करें। पहले क्या था? ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, अब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में भी वही बात है, B2B B2C। B2B है तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हुआ तो द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, जहां पे पैसेंजर ने अपना पहला कदम एयरक्राफ्ट में रखा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी यदि आपकी फ्लाइट कैलकाटा से दिल्ली जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज कैलकाटा। यदि आपकी फ्लाइट मुंबई से चेन्नई जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई, वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। वापस से 12.9, यदि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? तो भैया B2B हुआ तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हुआ द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। कई बार क्या होता है, अपने बीच में स्टॉप ओवर आ जाता है। जैसे मुझे यहाँ से जाना है राजकोट, तो पहले मुझे मुंबई ले जाएगा, एक ड्रॉप देगा, फिर राजकोट लेके जाएगा। तो मैं बोलूँगा इस स्टॉप ओवर को छोड़ दीजिए। मेरी जर्नी थी यहाँ से राजकोट की, बीच में स्टॉप ओवर वो फ्लाइट वालों की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मैं कलकत्ता से उठा, फिर मुझे एक बार मुंबई उतारा दिया, फिर मैं मुंबई से वापस फ्लाइट में चढ़ा, फिर मुझे राजकोट उतारा दिया। तो मैं 2 जगह एम्बार्क किया, लेकिन ये 2 जगह एम्बार्केशन नहीं माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द कलकत्ता। बात क्लियर? ये था क्या? 12.9। अब 12.10 आ रहा है, ये भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है। अरे सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर हो गया, अब कौन सा ट्रांसपोर्ट बचा ना भाई? यदि सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस, यदि आप फ्लाइट के अंदर कोई वीडियो लाइब्रेरी क्लिक करके यदि आपने कोई मूवी देख ली, तो ये तो सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड हुई? ऑन द बोर्ड ऑफ द कन्वेंस। यदि आपने फ्लाइट के अंदर ही ब्यूटी पार्लर चलवा दिया अपना, भाई यहाँ पे थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर दीजिए, आपने एयर होस्टेस को बोला भाई थोड़ा कर दीजिए, और सपोज ये सर्विस भी फ्लाइट पे देने वाले शुरू हो गए, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वेयर द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। कोई नहीं है, B2B B2C नहीं है यहाँ पे ये भी नहीं कि पैसेंजर कहाँ से चढ़ा, यहाँ पे है द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। तो सपोज मेरी फ्लाइट चली है कहाँ से? कलकत्ता से मुंबई स्टॉप ओवर, और उसके बाद राजकोट। तो कुछ पैसेंजर कलकत्ता से चढ़ गए, कुछ पैसेंजर मुंबई में उठ गए, और फाइनली फ्लाइट गई राजकोट में। तो भाई साहब, आप चाहे कलकत्ता में उठो या मुंबई में उठो, सर्विस ऑन द बोर्ड ऑफ द कन्वेंस का प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा कलकत्ता माना जाएगा, क्योंकि फ्लाइट का पहला पॉइंट ऑफ डिपार्चर था कलकत्ता। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12.1 से लेके 12.10 तक एक बार वापस से रिवाइंड करो, कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त करो, याद करो, फिर अपने आएंगे 11, 12, 13, 14, वो भी इजी सही है, लेकिन उसको जानबूझ के डेफर करूंगा ताकि अगली बार पूरा रिवाइंड करने का फिर से मौका मिले। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? 12.1 किए कि प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली माना 12.1 कहता है कि सेक्शन 12 तब अप्लाई होता है जब बायर एंड सप्लायर, रेसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर इन इंडिया। 12.2 कहता है जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा डिपेंडिंग अपॉन B2B B2C। B2B हुआ तो LOR, और B2C हुआ तब भी LOR, प्रोवाइडेड रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल हो, और यदि रेसिपिएंट का एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है तो फिर LOS, लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12.3 इफ एनी प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन यदि प्रॉपर्टी का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ बायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन यदि प्रॉपर्टी थोड़ी इस स्टेट में थोड़ी उस स्टेट में, तो भैया कहाँ कितने नंबर ऑफ डेज आप स्टे किए। नहीं, प्रॉपर्टी आधी बिहार में और आधी बंगाल में, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी इन प्रोपोर्शन टू एरिया। हटाओ। यदि 12.3 की बात करें, 12.3 की बात करें, नहीं 12.4 की, नहीं 12.3 में और बात रह रही, वो भी सुन लो। 12.3 में कहता है यदि कोई बोट हाउस है, कोई सितारा है,
कोई मूव इन बोट हाउस है, तब भी हम लोग इसको 12.3 से गवर्न करते हैं। तो यदि वो सितारा चलना शुरू किया, मतलब है तो वो 1 रूम का पूरा होटल, यदि वो फ्लोटिंग होटल है, फ्लोटिंग बोट है, चल रही है वो, तो रात में आप सोए कहाँ पे, आप रात में सोए 8th स्टेट में, और चलते 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 जब तक आप सुबह उठे तब तक वो दूसरे स्टेट पर आ गई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसमें वो होटलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए कि कितने आवर्स या कितने दिन वो 8th स्टेट में था और कितने दिन वो दूसरे स्टेट में था, और इन प्रपोर्शन टू टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। बहुत रेयरेस्ट है, लेकिन आपके मैट में दिया हुआ है। 12.4 में दिया हुआ है कि 5 सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा माना जाएगा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ये 5 सर्विस है: रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर, हेल्थ केयर एंड पर्सनल ग्रूमिंग। 12.4 के बाद 12.5 में दिया हुआ है इन केस ऑफ ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हुआ तो वेयर द परफॉर्मेंस इज हेल्ड। 12.6 डील्स विद अम्यूजमेंट पार्क, तो वेयर द पार्क इज सिचुएटेड। 12.7 एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, तो भैया B2B हुआ तो LOR, और B2C हुआ तो वेयर द इवेंट इज हेल्ड। और यदि इवेंट पार्टली इन इंडिया, पार्टली इवेंट यदि इंडिया में हुआ तब तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ तो फिर द लोकेशन ऑफ बायर। 12.8 यदि आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ले रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी, B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हुआ तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर। 12.9 ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C हुआ तो वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। 12.10 सर्विस ऑन द बोर्ड ऑफ द कन्वेंस, यदि सर्विस ऑन द बोर्ड ऑफ द कन्वेंस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ऑलवेज द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। खत्म, याद हो गया? किसी के मन में कोई डाउट तो पूछेगा। बोट हाउस के डेफिनेशन में क्रूज व्रूज नहीं आएगा, नहीं, बोट हाउस मतलब हाउस होना चाहिए ना उसके अंदर। नंबर ऑफ डेज में पोर्शन हो जाएगा। मैंने तो अपने सर्विस लाथोटिया अंकल से ली ना, अब लाथोटिया अंकल ABC वाले किससे कांटेक्ट कर रहे हैं तो क्या मतलब है? तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई तो जहां मैंने लाथोटिया जी को गुड्स हैंड ओवर किया। यदि लाथोटिया जी ने A को दिया है तो जहां पे लाथोटिया जी ने A को माल दिया, तब तो कोई कंटिन्यूअस जर्नी है ही नहीं, आपकी ब्रेक जर्नी है, आप अलग अलग फ्लाइट लेते हो। कंटिन्यूअस जर्नी तभी माना जाएगा व्हेन देयर इज अ सिंगल इनवॉइस। अलग अलग इनवॉइस हुआ और इनवॉइस अलग है कि इनवॉइस सेम है? इनवॉइस सेम है, PNR भले अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली आप पहले बताओ 12.9 की बात करो कि 12.10 की? 12.10 की, तो फिर PNR से मतलब है आपका वो वाला कन्वेंस कहां से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। कन्वेंस का प्लेस ऑफ डिपार्चर कहां से स्टार्ट हुआ? तो आप यदि कंटिन्यूअस जर्नी कर दो विथ स्टॉप ओवर, और स्टॉप ओवर में आपका कन्वेंस चेंज हो जा रहा है, इन दैट केस आपका जो भी कन्वेंस में आपने सर्विस ली वो कन्वेंस कहां से स्टार्ट किया वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तुम्हारा डाउट बहुत जेन्युइन था, बात बाकी सब सिंपल थे। उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? नासिर तुम्हारा कोई डाउट आया? वापस से नासिर, तुम्हारा कोई होटल है क्रूज पे है, रेस्टोरेंट और क्रूज पे, थी होटल है थी क्रूज पे है, अच्छा ठीक है। क्रूज पे आपका होटल मतलब स्टे तो होता तो क्रूज वाले के चार्ज में आ जाए ना। ऐसा थोड़ी होगा कि क्रूज में आप जाएंगे और आपको होटल के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इट विल बी गवर्न बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, 12.9 से गवर्न होगा। यदि आप रजिस्टर्ड है तो B2 लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यदि आप अनरजिस्टर्ड है तो जहां से आपने चढ़ा। हाँ, वहां पे रेस्टोरेंट सर्विस हुआ तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए आप हो सकता है अलग से पेमेंट करें।
आपकी शिप चलना शुरू हुआ, क्रूज चलना शुरू हुआ सपोज कैलकाटा से, और आपको जाना अंडमान। तो ऐसे में यदि आप रेस्टोरेंट सर्विस लिए तो एकदम कंफ्यूजन है कि भैया ये कहाँ माना जाएगा। तो भैया फिर वो ना 12-4 से गवर्न नहीं होता, वो 12-10 से गवर्न होता। और 12-10 क्या बोलता है, एनी सर्विस ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस में फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फिर आप उसको 12-4 की पॉइंट ऑफ व्यू से चारों तरफ मत देखो भैया कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे, नहीं, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। क्वेरी खत्म। ये वाला मोड ऑफ टीचिंग कैसा रहा, बहुत सोच विचार के आराम से एनालाइज करके मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि दर दर बोल दिए ये कौन सा स्टाइल था, ऐसे जो पढ़ाते हैं बताना मेरे को। क्या बोल रहे हो, वापस से बोलो। अरे पहले इसको तो फिनिश कर, पहले आज वाली क्लास कैसी रही वो तो बता यार। तुम तो मतलब आज तुमको मोटा मोटी मजा आया ही है, मुझे समझ में आ गया। खाली नसीर परेशान हो रहा था आज। एक्चुअल में जो चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाते हैं ना उसको धीरे पढ़ाएंगे ना। अच्छा मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि तुम लोग घर में जब रिवाइंड करेंगे तो ऐसे ही तुमको रिवाइंड करना पड़ेगा। यदि रिपीटेशन हटा देना तो आज की क्लास 45 मिनट में हो जाती। तो तुम जब घर पे बोले ना तो तुम 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर आज वाली पूरी क्लास बोल दे रहा है, भले मन ही मन बोल दे रहा है तब भी चलेगा। चलो मस्ती मारो, बाय बाय।